ठीक है। तो पहले तो हम चैप्टर का नाम ही बता देते हैं। चैप्टर का नाम, हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो बाइनोमियल थ्योरम है, और उसके अंदर आज हमने प्रॉब्लम्स मतलब बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एंड यहाँ पे एक न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का कॉन्सेप्ट रहता है, वो भी हम ट्राई करेंगे क्या स्टार्ट कर रहे, लेकिन देखते हैं कि हो पाता है कि नहीं। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत सारे सोल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास ये है, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में इसी टाइप का एक क्वेश्चन सोल्व किया था, अगर आपको याद हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो रहा है, दो ब्रैकेट में आपको कुछ टर्म्स दिख रही है, और उन दोनों ब्रैकेट के प्रोडक्ट में या उनके मल्टीप्लीकेशन में आपको पूछेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बताइए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 4 बताइए। वो क्वेश्चन एकदम इजी है, आपको जस्ट ऑब्जर्व अच्छे से करना है। ठीक है, क्योंकि दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन है और आपको पता है। तो वहां पे जैसे अगर मैं बोलूँ एक्स क्यूब का टर्म कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट डायरेक्टली मैं यहाँ पे आंसर लिख लेती हूँ, लेकिन मैं एक्सप्लेन करने वाली कि आएगा कहाँ से। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे। तो कोएफिशिएंट ऑफ, ओके, यहाँ पे हम लिख रहे हैं द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये वाले एक्सपांशन में हमने बताना है स्टूडेंट इसका कोएफिशिएंट कितना रहेगा। तो पहले तो प्लीज मुझे बताइए, स्टूडेंट दो ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट में भी कुछ टर्म है, दूसरे ब्रैकेट में भी कुछ टर्म है। तो मुझे बताइए उनका मल्टीप्लीकेशन में एक्स क्यूब का टर्म कब मिलेगा। देखिए, अगर मैंने पहले ब्रैकेट से एक्स वाला टर्म ले लिया है, तो दूसरे ब्रैकेट से मुझे एक्स स्क्वायर वाला टर्म लेना पड़ेगा, जहाँ पे एक्स स्क्वायर दिखे। ठीक है, तभी तो उनका मल्टीप्लीकेशन आपका क्या आएगा, एक्स क्यूब। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, पहले ब्रैकेट में एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, यहाँ पे 1 है। पहले ब्रैकेट से एक्स लिया है, दूसरे ब्रैकेट से आपको एक्स स्क्वायर वाले टर्म लेने पड़ेंगे, तभी उनका प्रोडक्ट आपको एक्स क्यूब मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 4। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई। एक तो ये पता चला, उसके बाद और कौन कौन से टर्म में आपको एक्स क्यूब मिलेगा। अगर आपने पहले ब्रैकेट से 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर ये वाला टर्म लिया, जहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो सेकंड ब्रैकेट से जहाँ पे एक्स है वो वाला टर्म लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको एक्स क्यूब के टर्म चाहिए। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे ये वाली टर्म लेंगे एंड ये वाली। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको एक्स क्यूब मिलेगा, जो कोएफिशिएंट है वो लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पे आपको 2 मिल रहा है, एक सेकंड में इसको इरेज भी कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट होगा, आपने पहले ब्रैकेट से 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिया है, सेकंड ब्रैकेट से आपने 3x वाला टर्म लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट की बात की जाए स्टूडेंट, ये हो जाएगा। किसी को डाउट है इसमें प्लीज बताइए। अच्छा, उसके बाद और कौन सी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब मिलेगा स्टूडेंट। अगर आपने पहले ब्रैकेट से एक्स क्यूब ले लिया, दूसरे ब्रैकेट से कांस्टेंट टर्म चाहिए, तो यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है 1, सेकंड ब्रैकेट में कांस्टेंट टर्म है 1। तो और कोई टर्म को मल्टीप्लाई करके आपको एक्स क्यूब मिलेगा कि नहीं, चेक कर लीजिए। और कोई नहीं है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन में आपको एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट चाहिए। तो स्टूडेंट पहले तो आपको ये देखना है कि एक्स क्यूब का टर्म मिलेगा कैसे, कौन कौन से टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक्स क्यूब मिलेगा। वापिस से बता रही हूँ, अगर आपने पहले ब्रैकेट से एक्स लिया, दूसरे ब्रैकेट से एक्स स्क्वायर वाला टर्म लेंगे, तो यहाँ पे एक्स इंटू यहाँ पे 4 एक्स स्क्वायर आप करेंगे तो बेसिकली एक्स क्यूब मिलेगा। और वो जो कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, सो द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 इंटू 4। ठीक है, ये कैसे, क्योंकि पहले ब्रैकेट से आपने एक्स लिया है, दूसरे ब्रैकेट से 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या होगा, पहले ब्रैकेट से आपने ये देखो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर ये वाला टर्म लिया होगा, एंड सेकंड ब्रैकेट से आपने 3x वाला लिया होगा, तब उनके मल्टीप्लीकेशन में एक्स क्यूब दिखता है। ठीक है, तो उनके जो कोएफिशिएंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया होगा कि पहले ब्रैकेट से एक्स क्यूब ले लिया, दूसरे ब्रैकेट से कांस्टेंट टर्म, तो जो कोएफिशिएंट आ रहे हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो टोटल इनके प्रोडक्ट में जो भी आपको एक्स क्यूब की टर्म मिलेगी, उसका कोएफिशिएंट ऐसे आपको मिलेगा। और कोई टर्म नहीं मिल रही है जिनका मल्टीप्लाई करने पे आपको एक्स क्यूब मिले। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे मुझे ऐड करके बता दीजिए, ये हो गया 4, यहाँ पे 6 प्लस 1, हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है 11। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। वेरी गुड दीपिका, दीपिका ने आंसर दे दिया है। स्टूडेंट ऐसा, अभी यहाँ पे पर्टिकुलरली मैंने एक्स क्यूब लिखा है, अगर मैं बोलूँ एक्स का पावर 7 का मुझे कोएफिशिएंट बताइए, बता पाओगे आप लोग? एवरीवन ध्यान दीजिए, अगर मैं बोलूँ एक्स का पावर 7 का कोएफिशिएंट बताइए इन दोनों के प्रोडक्ट में, तो क्या करेंगे आप, वो देखेंगे कि पहले ब्रैकेट से क्या टर्म लिया होगा, दूसरे वाले ब्रैकेट से क्या टर्म लिया होगा, ताकि आपको एक्स का पावर 7 मिले। ठीक है, तो आपको अगर मैं एक्स का पावर 7 का कोएफिशिएंट पूछा होता, तो पहले ब्रैकेट से एक्स क्यूब लेते, दूसरे ब्रैकेट से एक्स का पावर 4। ठीक है, तभी तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, एक्स का पावर 3 इंटू एक्स टू द पावर 4 करेंगे तो एक्स का पावर 7 मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है, लिख सकते हो ना?
अच्छा स्टूडेंट, अगर मैंने बोला होता यहाँ पे मुझे बताइए इनके मल्टीप्लीकेशन में x का पावर 9 का कोएफिशिएंट बताइए। चलो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान दीजिए, लेकिन अगर आप देखेंगे बोलेंगे मैम पहले ब्रैकेट में x का हाईएस्ट पावर कितना है 3, दूसरे ब्रैकेट में x का हाईएस्ट पावर कितना है 4, समझ में आ रहा है? तो कोई भी आप टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, x का पावर 9 तो मिलेगा ही नहीं, तो वो वाले केस में क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट 0। समझ में आया स्टूडेंट? घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में, ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन में वो आपको कोएफिशिएंट फाइंड कर रहे हैं, करने के लिए बोल रही है। जैसे यहाँ पे मैंने एक्स क्यूब लिया है, वो एक्स क्यूब की जगह कुछ अलग भी दे सकते हैं, ठीक है? तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कौन सी टर्म को मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे एक्स क्यूब मिला, ठीक है? सबको समझ में आया? ओके स्टूडेंट, इस टाइप का मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, आप लोग मुझे सिर्फ बताइए कि कैसे करेंगे। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 9 इन दिस एक्सपांशन, ठीक है? तो अभी पहले तो मुझे ये बताइए, आप बहुत सारे स्टूडेंट तो देख के डर गए, इसको बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। पहले तो चेक कीजिए जो हमें दिया है उसको हम बाइनोमियल थियरम जो हमने पढ़ा है ये बाइनोमियल के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। देखो यहाँ पे जो दिया है उसको मैं एक बार लिख के दिखा देती हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन हो, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए, डराने के लिए ऐसा दे देते कई बार। तो यहाँ पे एक सेकेंड, ये प्लस है हमारे पास 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जो ब्रैकेट में जो लिखा है स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली ये कुछ है नहीं, इसको हम बाई मतलब दो टर्म का स्क्वायर या क्यूब ऐसा करके कुछ लिख सकते हैं। ट्राई कीजिए कि कितने टर्म है ब्रैकेट के अंदर स्टूडेंट, 4 टर्म है, ठीक है? 4 टर्म है, मतलब आपको पता है 4 टर्म कब आएगा, जब आपका कोई बाइनोमियल एक्सप्रेशन का पावर 3 रहेगा, ठीक है? समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो यहाँ से अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, ये ब्रैकेट में कुछ नहीं, बेसिकली आपका 1 प्लस एक्स उसका होल क्यूब दिया हुआ है, ठीक है? किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। ऐसा क्वेश्चन अगर रहेगा तो आपको पहले देखना है कि उसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं। एवरीवन, जो मैंने लिखा सही लिखा है कि नहीं बता दीजिए पहले तो ये। यस मैम। स्टूडेंट इसको टोटल को हम क्या है इंडाइसिस का प्रॉपर्टी यूज करके ये 3 इंटू 15 हो जाएगा, मतलब 45। वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए। दीपिका आपने हैंड रेज किया है। अच्छा ये क्वेश्चन कल हो गया था क्या? यस मैम, हो गया था। ये पिछली वाला भी यस मैम। ये हो गया था, तो एक्चुअली फिर मैंने ओके, तो जो हो गया तो प्लीज मुझे बताइए, शायद से मैंने एक्स्ट्रा ले लिया लगता है। ये वाला कल हो गया था हमारा पक्का? ओके स्टूडेंट, तो थैंक यू सो मच यहाँ पे दीपिका एंड जिसने भी अभी बताया, क्योंकि मुझे लगा आपका नहीं हुआ, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है? तो इसमें आई थिंक आपको याद है क्या था, हमने यहाँ पे x का पावर 9 का कोएफिशिएंट पूछा है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे मैं बता देती हूँ द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 9 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n ऐसा फॉर्म में है, और आपको पता है वो वाले केस में जनरल टर्म कैसी आती है, ऐसा। अगर आपके पास कुछ ऐसा है, ठीक है, और आप इसको ऐसा लिख सकते हो, इसके एक्सपांशन को सिग्मा एन सी आर इंटू एक्स टू द पावर आर, ठीक है? तो यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं आपके पास जनरल टर्म, आप ऐसा लिखेंगे आर प्लस, ये आपका जो है आर प्लस 1 टर्म ऐसा आएगा। एक सेकेंड, अच्छा हो गया तो ठीक है स्टूडेंट यहाँ पे, लेकिन मैं जस्ट एक बार हमने स्टार्ट कर दिया है, इसके लिए मैं एक बार लिख देती हूँ। अदरवाइज प्लीज मुझे बताइए कौन सा पार्ट, क्योंकि मैंने चेक किया था आपका पीडीएफ, उसमें कल जो हमने किया था उसमें शायद ये क्वेश्चन नहीं था। एक मिनट में वापस से देख लेती हूँ, रिपीट तो नहीं हो गया है। कल आई थिंक 12 ही था ना? हाँ हाँ, ये हो गया है, हो गया, ये शायद से गलती से यहाँ पे हो गया, डबल डबल हो गया हमारे से। सॉरी स्टूडेंट फॉर दिस, क्योंकि शायद से पिछली बैच में जो था 6:30 बजे वाली में, उसमें मैंने कराया तो मुझे लगा शायद इधर भी नहीं हुआ है, ये वाला क्वेश्चन हो गया था, ठीक है? तो ये वाले का हमें पता था कि यहाँ पे जनरल टर्म ऐसा लिखा जाता है इसमें। ये हो गया हमारे पास एन सी आर इंटू एक्स टू द पावर आर, ठीक है? थैंक यू दीपिका एंड जिसने मुझे बताया कि ये क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 9 कितना आएगा बताइए? हमारे पास कितना हो जाता है यहाँ पे, n की वैल्यू कितनी है 45, तो ये आपके पास हो जाएगा 45 C9, ठीक है? इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना स्टूडेंट? यस मैम। एक बार बता दीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। तो ये वाला भी हमारा कल हो गया,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया था हमारा। तो चलो इसमें थोड़ा टाइम चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो गया। तो ये हमने कल भी डिस्कस कर लिया था। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। ये वाला क्वेश्चन शायद से नहीं हुआ होगा, देख लीजिए एक बार। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ √5 प्लस यहाँ पे 4th रूट ऑफ 11, मतलब 11 का पावर 1/4। ठीक है, जो थर्ड वाला चैप्टर में आपने सीखा होगा ना, वो वाला चीज है यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे उसका होल रेज टू पावर 124 दिया है, विच आर इंटीजर्स, ये हमें बताना है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि इसके एक्सपांशन में ऐसी कितनी टर्म आएंगी जिसका वैल्यू आपको इंटीजर मिलेगा, क्योंकि आपको देख के ही पता चल रहा है कि √5 और ये क्या है आपका 4th रूट ऑफ 11। ठीक है, तो बेसिकली इसके एक्सपांशन में सारी टर्म आपको इंटीजर तो नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आपको पता रूट का टर्म दिखेगा, क्योंकि ये 11 का पावर 1/4 है। ठीक है, तो आपको तो वैसे तो पता है कि इसके एक्सपांशन में आपको 125 टर्म्स मिलेगी, क्योंकि इंडेक्स है 124, तो 125 टर्म तो मिलने वाली है। लेकिन 125 टर्म्स में से कौन सी टर्म आपका इंटीजर रहेगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, पहले तो जनरल टर्म लिख के मुझे यहाँ पे बताइए एवरीवन। इसके एक्सपांशन में जनरल टर्म मतलब r+1 टर्म कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास NCR, n की वैल्यू है 124, CR फिर a की जगह आपके पास है √5। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी, ओके 20, ओके यहाँ पे हो गया √5, इसका पावर कितना हो जाएगा 124 माइनस r। ठीक है, b की वैल्यू आपके पास ऐसा है 4th रूट ऑफ 11 और इसका पावर आपके पास हो जाएगा r। किसी को डाउट है कि हमने कैसे लिखा, प्लीज बता दीजिए एक बार एवरीवन। अच्छा, कोई है क्या अभी क्लास में स्टूडेंट्स यहाँ पे? नहीं तो मुझे ओके। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है हमने क्या किया, ये इसके एक्सपांशन में जनरल टर्म मतलब r+1 टर्म हमने लिख दिए स्टूडेंट। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 124 CR, और स्टूडेंट आपको पता है √5 मतलब 5 का पावर हाफ। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 का पावर 124 माइनस r डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं स्टूडेंट। इंडाइसिस का दो प्रॉपर्टी, कौन सा, एक तो आपको पता है √5 है, 5 का पावर हाफ, ये फिर ये है इसके साथ में ये, तो आपको पता है पावर पावर विल मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 5 का पावर 124 माइनस r डिवाइडेड बाई 2 ये हो गया। किसी को डाउट है इसमें प्लीज पूछिए। एंड नेक्स्ट वाले को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, ये वाली चीज बताइए। ये हो गया आपका 11 का पावर 1/4। ठीक है, और उसका भी पावर r है, तो मतलब ये हो गया 11 का पावर r/4। एवरीवन एग्री कर रहे हैं? यस मैम। अच्छा स्टूडेंट, अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें इसके एक्सपांशन में जो ये दिया आपको √5 प्लस 4th रूट ऑफ 11 होल रेज टू पावर 124 में वो वाली टर्म चाहिए बेसिकली जो इंटीजर्स वैल्यू दे आपको। ठीक है, हमने जनरल टर्म तो लिख दिया है। ठीक है, तो अभी मुझे ये बताइए इंटीजर वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। जो भी आपके 5 का इंडेक्स लिखा है और 11 का इंडेक्स लिखा है, बेसिकली वो होना क्या चाहिए, जो इंडेक्स है बेसिकली आपको 0 मिलना चाहिए या तो 1 2 3 ऐसा मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे मुझे इंटीजर वैल्यू तब मिलेगी, यहाँ पे देखिए 11 का पावर में r/4 है, तो बेसिकली यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज r इज, ओके यहाँ पे लिख सकते हैं, एक सेकेंड, r शुड बी, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्टूडेंट मल्टीपल ऑफ 4। ये होता क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट 11 का पावर r/4 मिल रहा है। अगर आपने मल्टीपल ऑफ 4 नहीं लिया तो वो वाले केस में जो हमें जो टर्म्स मिलेगी ना वो इंटीजर नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है? जैसे अगर मैंने r का ले लिया 1, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा 11 का पावर 1/4 मिल जाएगा। इधर क्या मिलेगा स्टूडेंट 5 का पावर 124 माइनस 1/2। ठीक है, तो वो आपको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो इंटीजर वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे r/4 है, तो बेसिकली पहले तो r यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, ताकि हमें जो टर्म में इंटीजर वैल्यू मिले। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट, r शुड बी मल्टीपल ऑफ 4 एंड यहाँ पे जो 5 के पावर में डेफिनेटली वो भी ग्रेटर इक्वल टू 0 चाहिए। ठीक है, एंड 124 माइनस r/2 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0।
मतलब जो इंडेक्स है ना स्टूडेंट, वो हमें क्या चाहिए, 0 1 2 3 ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इंडेक्स ऐसा होना चाहिए 5 का एंड 11 का। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि आर की क्या वैल्यू ले। यहाँ से आपको पता चला कि आर शुड बी मल्टीपल ऑफ 4, एंड यहाँ से बेसिकली आप इनइक्वालिटी है, ये हो गया आपके पास 124 माइनस आर शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। क्यों, क्या किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड को इनइक्वालिटी का, ठीक है स्टूडेंट। बेसिकली ये मिला क्या, बेसिकली ये क्या कहना चाह रहे हैं कि 124 इज लेस देन और इक्वल टू आर। ये तो आपको देख के भी पता चल रहा था क्योंकि आपने जनरल टर्म लिखी है यहाँ पे, आर प्लस 1 टर्म, यहाँ पे आर की वैल्यू 0 से लेके 124 तक मिलेगी, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स यहाँ पे है 124, तो 0 से लेके 124 तक वैल्यू रहेगी आर की। लेकिन ये जो चीज हमने लिखी है, आर शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 4, ये हमने ऑब्जर्वेशन से लिखी है। समझ में आया स्टूडेंट? प्लीज बताइए, क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो 11 का जो इंडेक्स है वो हमें एक होल नंबर बनाना है। इंडेक्स r/4 ये होल नंबर बनाना है, मतलब ये 11 के पावर में 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 पावर में आना, लेकिन इसके हिसाब से हमें r की वैल्यू डिसाइड करनी है, ठीक है। तो r शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 4, एंड यहाँ से आपको पता है 124 इज लेस देन इक्वल टू r, मतलब r आपका क्या होना चाहिए, एक सेकेंड, मैंने मिस्टेक, किसी ने बोला ही नहीं यहाँ पे, 1 सेकेंड स्टूडेंट, 1 मिस्टेक इज देयर। यहाँ पे हमें मिलेगा 124 इज ग्रेटर इक्वल टू आर। यहाँ पे मेरा मिस्टेक था स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्योंकि ये आर को दूसरी साइड में शिफ्ट किया है, तो माइनस आर विल बिकम प्लस। यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन तो सेम रहेगा, रुको मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिख के दिखा देती हूँ आपको। तो आर शुड बी, कोई बोल ही नहीं रहा, कुछ मिस्टेक हो तो आप प्लीज बताइए। आर शुड बी मल्टीपल ऑफ 4, r should be multiple of 4, एंड यहाँ से हमने जो लिखा है स्टूडेंट, यहाँ पे 124 इज ग्रेटर इक्वल टू r, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है r आपका है लेस देन और इक्वल टू 124। देख लीजिए, अभी वहां पे पहले लिखा तो उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया था स्टूडेंट, वहां पे मैंने ग्रेटर इक्वल टू की जगह लेस देन इक्वल टू लिख दिया था, ठीक है, वो दैट वाज माय मिस्टेक। अभी किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट? इसकी मतलब क्या है, r की कौन कौन सी वैल्यू आएगी, इसका मतलब ये है, दिस इम्प्लाइज कि r की वैल्यू, क्योंकि हम बोल रहे हैं r शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 4, तो यहाँ पे r की वैल्यू 0 4, यहाँ पे 8 12, एंड लास्ट वैल्यू की बात करें वो हो जाएगी 124। चेक कर लीजिए स्टूडेंट एक बार, क्योंकि जो जनरल टर्म में अगर मैंने r की वैल्यू 0 ली, तो ये देखिए 11 का पावर 0 हो जाएगा, 5 का पावर 124 माइनस 0.2 वो अलाउ है, ठीक है, क्योंकि वो इंटीजर वैल्यू ही देगा। तो इसलिए मैंने क्या बताया, यहाँ पे r क्या है आपका मल्टीपल ऑफ 4 होगा, एंड यहाँ पे r जो है बेसिकली आपका 124 तक वैल्यू लेने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट बात की जाए तो आपको काउंट करना है कि r की ऐसी कितनी वैल्यू है, आप चेक करेंगे तो ये 32 वैल्यूज आ रही है बेसिकली, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए स्टूडेंट, कैसे चेक करेंगे, क्योंकि ये जो नंबर है ना 4 8 12, तो ऐसा चेक कर सकते हैं कि 124 का अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो यहाँ पे आपको 31 आता है, ठीक है। 31 टर्म्स तो इधर से इधर तक हो गई, ठीक है, और अभी एक 0 भी है आर की वैल्यू, मतलब टोटल 32 वैल्यूज आपको मिल रही है। ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं, प्लीज बता दीजिए एक बार। तो यस यही मैम। हमें लिखना है कि इसके एक्सपांशन में जो हमें दिया था √5 प्लस 4th रूट ऑफ 11 होल रेज टू पावर 124, उसके एक्सपांशन में ऐसी कितनी टर्म मिलेगी जो हमें इंटीजर वैल्यू देगी, ठीक है। तो ऐसी 32 टर्म्स मिलेगी। तो यहाँ पे लिख देते, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट एग्जाम में, और यहाँ पे कई बार इंटीजर्स की जगह रेशनल भी बोल सकते हैं, ठीक है। सबको पता है ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, एग्री करेंगे ना सब लोग? यस मैम। जितने, ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर देयर आर 32 टर्म्स, there are 32 terms in the expansion of यहाँ पे हमारे पास √5 प्लस यहाँ पे 4th रूट ऑफ 11 होल रेज टू पावर 124 विच आर इंटीजर्स, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि कितने टर्म्स रैशनल टर्म्स रहेंगे इसके एक्सपांशन में, ठीक है, या कितने टर्म्स इंटीजर्स रहेंगे इसके एक्सपांशन में। तो वैसे तो आपको पता है कि इसके एक्सपांशन में 125 टर्म्स मिलेगी, लेकिन 125 सारी टर्म आपकी इंटीजर नहीं रहेगी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे √5 है, यहाँ पे 4th रूट ऑफ 11 है, ठीक है। तो उनमें से हमने कैलकुलेट कैसे किया है, पहले तो जनरल टर्म लिख दी है, r प्लस 1th टर्म लिख दी है,
फिर हमने चेक किया है जो इंडेक्स में है वो होल नंबर कब बनेगा, मतलब जो इंडेक्स जो है 5 का इंडेक्स है, 11 का जो इंडेक्स है पावर है बेसिकली, वो होल नंबर कब बनेगा। तो इसके हिसाब से आपने बताया कि आर की ये वैल्यू आएगी, मतलब यहाँ से आपने काउंट किया कि आर ऐसी कितनी वैल्यूज ले रहे हैं। ठीक है, तो 32 वैल्यूज यहाँ पे आर की मिल रही है, तो यहाँ से आप बोले देयर आर 32 टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ दिस विच आर इंटीजर्स। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। No, एवरीवन ma'am. समझ में आया? ओके Yes, ma'am. स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, किसी को डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे क्या बोला है, 1 प्लस एक्स माइनस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर 6 ऐसा दिया है। ठीक है, a0 प्लस a1 एक्स प्लस a2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू a12 इंटू एक्स रेज टू पावर 12। मतलब यहाँ पे क्या बोला है, वो जो कोएफिशिएंट देखो, a0 किसका कोएफिशिएंट है, x का पावर 0 का, मतलब कांस्टेंट बोल रहे हैं आप यहाँ पे। a1 क्या है, x का कोएफिशिएंट है। एक्स स्क्वायर क्या है, ओके एक्स स्क्वायर का साथ में a2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे a2 आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। मतलब क्या बोल रहे हैं, इसका एक्सपांशन ये है, ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला स्टूडेंट आपको a0 प्लस a1 प्लस a2 अप टू a12 आपको फाइंड करना है, मतलब ये कोएफिशिएंट का एडिशन बताना है। दूसरे में बोला है a0 प्लस a2 प्लस a4 अप टू a12 का कितना आंसर आएगा। ठीक है, एक किसने हैंड रेज किया है, निशा आपने हैंड रेज किया, प्लीज बताइए। No, ma'am. ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में भी देखा हुआ है और ऐसा एग्जाम में भी आता है। तो जब भी आपको बोले कि कोई एक्सप्रेशन, देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स माइनस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, इसका होल रेज टू पावर 6 का एक्सपांशन ऐसा दिया है, और यहाँ पे बेसिकली वो कोएफिशिएंट का एडिशन फाइंड करने के लिए आपको बोल रहे हैं, पहले वाले पार्ट में और दूसरे वाले पार्ट में। तो आपको एक चीज समझ में आना चाहिए, जो गिवन है वो इट इज लाइक एन आइडेंटिटी बन गई है, तो एक्स की जितनी भी वैल्यूज रहेगी वो इसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो अभी आपको ऑब्जर्व करना है कि एक्स की क्या वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूँ यहाँ पे, ताकि जैसा उनको वैल्यू चाहिए ना, जैसे यहाँ पे उनको चाहिए पहले वाले पार्ट में a0 प्लस a1 प्लस a2 अप टू a12, तो वो आपको देख के पता चलेगा कि मैं क्या वैल्यू लूँ एक्स की, ताकि जो उन्होंने पूछा वो मुझे मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट, पहले जो गिवन है वो ले लेते हैं। हमें जो गिवन है 1 प्लस एक्स माइनस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर 6, ये हमारे पास दिया है a0 प्लस a1 एक्स प्लस a2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म हमें दिया है a12 इंटू एक्स टू द पावर 12। ठीक है, आप इसको चाहे तो नंबर 1 बोल दीजिए, ताकि हम इसको बार बार यूज करने वाले हैं, तो आपको पता रहे कि एक्स की वैल्यू कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप बोलेंगे मैम ये एक इक्वेशन है जो बेसिकली आपका क्या बन गया, आइडेंटिटी, क्योंकि ऐसा दिया है उन्होंने, ये इसका एक्सपांशन दिया है बेसिकली, और यहाँ पे a0 a1 a2 अप टू a12 ये कोएफिशिएंट है। ठीक है, अलग अलग टर्म के कोएफिशिएंट आपको दिए हुए, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। एक्स का पावर 12 का कोएफिशिएंट है a12, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a2, एक्स का कोएफिशिएंट है a1। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट। अभी मुझे यहाँ पे ऑब्जर्व करके बताइए, जो इक्वेशन 1 जो मुझे मिली है, यहाँ पे मैं x की क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ कि मुझे राइट साइड में a0 प्लस a1 प्लस a2 अप टू a12 मिल जाए। एवरीवन ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ, लेकिन आप मुझे बताएंगे क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ। मैम रिपीट करना। ओके वेरी गुड। अच्छा, जिसने पूछा रिपीट करने के लिए, स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें ये चीज दिया हुआ है, मतलब 1 प्लस एक्स माइनस 2 टाइम्स एक्स का स्क्वायर इंटू, ओके यहाँ पे ये हो गया उसका होल पावर 6, मतलब ये है जो ये टर्म है, बेसिकली 3 टर्म दिए हैं, उसका होल रेज टू पावर 6 का एक्सपांशन उन्होंने ये दिए, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोला है। ठीक है, अभी इसको यूज करके हमें ये जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो पूछा है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, बेसिकली वो क्या है, कोएफिशिएंट का एडिशन हमसे फाइंड कराने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपको पहले ये ऑब्जर्व करना है, जो गिवन थिंग है ये बेसिकली एक इक्वेशन मिल गई है, इसको आप आइडेंटिटी बोलेंगे, क्योंकि ये एक्स की सारी वैल्यू के लिए ट्रू है। ठीक है, तो अभी आप मुझे ये बताइए मैं एक्स की क्या वैल्यू रखूँ यहाँ पे, ताकि राइट हैंड साइड में आपको a0 a1 प्लस देखो यहाँ पे a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस अप टू a12 मिल जाए। देखिए, क्योंकि पहले वाले पार्ट में हमें यही फाइंड करने के लिए बोला है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लेती हूँ और इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करती हूँ,
तो राइट साइड में हमें क्या मिलेगा, A0 प्लस A1 प्लस A2 अप टू A12। स्टूडेंट समझ में आ रहा है, ये ऑब्जर्व करके आपको पता चलेगा कि क्या वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करूं x की, ठीक है, क्योंकि ये जो इक्वेशन 1 लिखी है ये सारे रियल नंबर मतलब x की सारी वैल्यू के लिए ट्रू है, ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यस मैम। किसी को डाउट है प्लीज पूछ लीजिए। सो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ क्या मिलेगा हमें। तो हमें मिलेगा यहाँ पे 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 हो गया और उसका पावर होल रेज टू पावर 6। राइट साइड में मिल रहा है हमें A0 प्लस A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 और हमें यहाँ पे मिल रहा है अप टू A12, ठीक है। अच्छा दीपिका, ओके, यहाँ पे आपने आई थिंक एक्स की वैल्यू बताइए कि एक्स की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करना है। एवरीवन देख लीजिए, अगर मैंने एक्स की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट की है इक्वेशन 1 में, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2, ठीक है, उसका होल रेज टू पावर 6 और राइट साइड में हो जाएगा A0 प्लस A1 प्लस A2 अप टू A12, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ ये लिखा है हमने। तो स्टूडेंट अभी बताइए सिंप्लीफाई करके 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0 हो गया, 0 का पावर 6 करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो A0 प्लस A1 प्लस A2 अप टू, एक सेकेंड इसको अच्छे से लिखते हैं, लास्ट हमारे पास A12। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, क्योंकि बेसिकली ये जो A0 A1 A2 ये कोएफिशिएंट दिए आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये चीज हमें मिल गया है, यहाँ से इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, हम इसको लिख सकते हैं A0 प्लस A1 प्लस A2 अप टू A12, ये हमारे पास कितना हो गया 0। ये आपका फर्स्ट पार्ट में यही पूछा था, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं नंबर 2, क्योंकि इसको हम आगे भी यूज करेंगे। किसी को डाउट है यहाँ पे प्लीज बता दीजिए। सबको समझ में आ रहा है क्या किया हमने स्टूडेंट? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, बेसिकली जो आपको दिया है देखिए क्वेश्चन में, वहां पे एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती है। बेसिकली वो क्या है, कोएफिशिएंट का एडिशन आपसे फाइंड करने के लिए बोलते हैं। तो आपको देख के ही पता चलेगा जो गिवन थिंग है, ठीक है, उसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया था, वहां पे अगर आपने एक्स की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करी तो आपको A0 प्लस A1 प्लस A2 अप टू A12 मिल जाएगा राइट हैंड साइड में। इसके लिए मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 में x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करी है, ठीक है, क्योंकि पहले वाले पार्ट में हमने उसी की वैल्यू निकाल ली थी, A0 प्लस A1 प्लस A2 अप टू A12। किसी को डाउट है यहाँ पे प्लीज पूछिए। स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं? यस मैम। अच्छा स्टूडेंट, अभी क्या हो रहा है, जो दूसरे वाले पार्ट है ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे वहां पे पूछा है A0 प्लस A2 प्लस A4 अप टू A12। यहाँ पे भी कोएफिशिएंट का एडिशन चाहिए, बट उन्होंने क्या किया है, जहाँ पे देखो देखो ये जो कोएफिशिएंट है, जैसे अगर आप बोलना चाहिए AI ऐसा कुछ है, ठीक है, जहाँ पे आई की वैल्यू अगर आप बोलते हैं ओड नंबर आ रही है, वो वाली टर्म गायब है। देखिए A0 है, A2 है, A4 है अप टू A12, इन सबका एडिशन है, बट A1 A3 A5 A7 A9 A11 ये वाली टर्म है नहीं, ठीक है, ठीक है, ये वाली टर्म है नहीं। तो अभी यहाँ से एक काम क्या करेंगे, हमने पहले क्या किया था, इक्वेशन 1 में एक्स की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करी थी, अभी मैं क्या करूंगी, एक्स की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करके एक इक्वेशन लूंगी। वो आप पूछेंगे मैम ऐसा क्यों कर रही है, उसका रीजन ये है स्टूडेंट, क्योंकि अगर आपने एक्स की वैल्यू -1 इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दी है, तो वो वाले केस में क्या हो जाएगा, राइट साइड में आपको मिलेगा A0 माइनस A1 प्लस A2 माइनस A3, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप एक्स की जगह -1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जहां पे भी अभी मैं बात कर रही थी A1 वाली टर्म, A3 वाली टर्म, A5 वाली टर्म, वहां पे माइनस साइन आपको दिख जाएगा, ठीक है। फिर आपने जो अभी इक्वेशन नंबर 2 जिसको बोला इसको, और जो अभी मिल गई उसको ऐड करेंगे, तो ये वाली टर्म आपके पास A1 A3 A5 A7 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये आपने समझ में आया, क्योंकि जो आपको सेकंड पार्ट में पूछा है बेसिकली एडिशन वो कोएफिशिएंट का फाइंड करना है, जहाँ पे देखो ऐसा अगर मैं बोल रही हूँ AI, तो ये जो I आपको क्या है इवन दिया है वहां पे, मतलब जहाँ पे I की वैल्यू ओड आती है वो वाली टर्म कहीं पे तो कैंसिल होनी चाहिए आपकी, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या किया है यहाँ पे, पहला तो आपको ये इक्वेशन 2 जिसको हमने बोला ये कैसे मिली थी, जब आपने x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट की, वहां से आपको मिली। अभी एक काम कर लेते हैं यहाँ पे, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग
ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to -1 in equation 1 we get। स्टूडेंट उसका रीजन मैं आपको बताया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे a0 प्लस a1 प्लस a2 अप टू a12 0 मिला। ठीक है, अगर हमने x की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करी इक्वेशन 1 में, तो वहां से आपको लेफ्ट साइड में कुछ मिलेगा और राइट साइड में आपको मिलेगा a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 ऐसा मिलेगा। ऑल्टरनेटली प्लस माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा देख लिया, अगर आपने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया -1, तो 1 -1 हो गया। एक बार मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे 1 -1, फिर यहाँ पे आपको मिल रहे हैं -2, इसका होल रेज टू पावर 6 है। राइट साइड में मिलेगा a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 प्लस, एंड यहाँ पे हमें स्टूडेंट क्या मिलेगा एक बार दिखा देती हूँ, यहाँ पे मिलेगा -a11 प्लस a12। अच्छा, ये आप बोलेंगे मैम आपने कैसे लिख दिया, वो दिखा देती हूँ। देखिए, अगर आपने x की जगह -1 रखा स्टूडेंट, तो यहाँ पे -a1 हो जाएगा। ठीक है, a0 तो a0 रहेगा। जब आपने x की वैल्यू -1 रखी, a2 इंटू -1 का स्क्वायर, तो वो प्लस साइन आया। ठीक है, ये चीज आपको देखना पड़ेगा। तो ऑल्टरनेटली प्लस माइनस साइन आपके पास आ रहा है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? प्लीज बता दीजिए। ठीक है, ये हमारे पास मिला, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये 1 और ये कैंसिल किया आपने, तो बेसिकली -2 का पावर 6 मिल रहा है। मतलब -2 का पावर 6 इज सेम एज 2 का पावर 6, और इसको बेसिकली कितना आएगा स्टूडेंट? 64। चेक कर लीजिए, अगर 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ही, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, तो आपको 64 मिलता है। 2 का पावर 6 इज सेम एज 64, एंड -2 का पावर 6 भी करेंगे तो भी 64 मिलेगा। एंड यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे -a11 है प्लस a12। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। एंड इसको हम क्या लिखेंगे, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं इसको a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3। एक सेकेंड, यहाँ पे तो हो ही नहीं रहा है। ओके, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। स्टूडेंट जो हम कर रहे हो समझ में आ रहा है तो प्लीज बता दीजिए यस या नो, चैट सेक्शन में बताइए, मैं चेक कर रही हूँ आपका। ठीक है, तो जो मैंने लिखा है उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे लिख के दिखा रही हूँ, a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 प्लस डॉट डॉट डॉट, एंड यहाँ पे आपको मिल रहा है -a11 प्लस a12 इज इक्वल टू 64। ठीक है, आप चाहे तो इसको नंबर 3 बोल देते, इक्वेशन नंबर 3। अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, इक्वेशन 2 एंड 3 को ऐड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें जो सेकंड पार्ट में फाइंड करने के लिए बोला है वो a0 प्लस a2 प्लस a4 प्लस a6 अप टू a12 फाइंड करने के लिए बोला है। तो अगर हमने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड किया, तो a1 a3 a5 a7 a9 a11 ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए, इक्वेशन 2 ये है, इक्वेशन 3 ये है, तो ऑन एडिंग इक्वेशंस 2 एंड 3 वी गेट, क्या मिलेगा इक्वेशन 2 एंड 3 को ऐड करने पे? यहाँ पे स्टूडेंट 2 टाइम्स मिलेगा, देख लीजिए, 2 टाइम्स a0 मिलेगा प्लस 2 टाइम्स a2 मिलेगा प्लस 2 टाइम्स a4 मिलेगा प्लस डॉट 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 प्लस 2 टाइम्स a12 मिलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो ये ऐसा मिलेगा ब्रैकेट के अंदर a0 प्लस a2 प्लस, एक सेकेंड, यहाँ पे a2 प्लस a4 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आपको मिल रहा है a12। जहाँ पे आपको यहाँ पे स्टूडेंट ऐसा बोल सकते हैं आई की वैल्यू जहाँ पे आपको ओड नंबर मिल गई वो वाले टर्म हो गए कैंसिल। क्यों कैंसिल हो गए? क्योंकि इक्वेशन 3 में a1 a3 a5 a7 a9 a11 का देखिए माइनस साइन है यहाँ पे उनके सामने। ठीक है, और जो इक्वेशन 2 में वहां पे प्लस था, अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो वो वाले टर्म कैंसिल हो गई। ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं हम। तो हमें ये मिला है 2 टाइम्स a0 प्लस a2 प्लस a4 अप टू a12, और राइट साइड की बात की जाए तो स्टूडेंट कितना होगा? 0 प्लस 64, मतलब 64 आया। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 64। तो हमें फाइंड किसकी करनी थी वैल्यू? इसकी, a0 प्लस a2 प्लस a4 प्लस अप टू a12। और स्टूडेंट ये 2 था, मैं इधर सेंड कर देती हूँ, तो 64 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। कितना आंसर आएगा? आई थिंक 32।
तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो गया A0 प्लस A2 प्लस A4 अप टू A12, दिस इज इक्वल टू 32। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, सबको समझ में आया कि नहीं? एवरीवन बताइए, कुछ डिफिकल्ट है इसमें? नो मैम। तो प्लीज याद रखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको देखना पड़ेगा कि पहले क्या वैल्यू ले, ठीक है? अगर आपको एक बार वापस से दिखा देती हूँ क्वेश्चन में, तो यहाँ पे स्टूडेंट जब भी आपको ये कोएफिशिएंट का एडिशन, सबका एडिशन फाइंड करने के लिए बोल दे, जैसे ये दिया है A0 प्लस A1 प्लस A2 अप टू A12, एंड आपको पता है ये तभी मिलेगा जब x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे गिवन इक्वेशन में, ठीक है? ये चीज तो आपने ऑब्जर्व करी। उसके बाद क्या ऑब्जर्व किया है यहाँ पे उन्होंने A0 प्लस A2 प्लस A4 अप टू A12 का एडिशन फाइंड करने के लिए बोला, मतलब वो वाली टर्म उन्होंने गायब कर दी है जहाँ पे आई की वैल्यू बोल सकते हो। अगर आप ऐसा लिख रहे ए आई, तो जहाँ पे आई की वैल्यू हो रही है ओड, तो वो करने के लिए पहले तो आपको उनका साइन चेंज करना पड़ेगा, मतलब A1 के सामने माइनस चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा? वो जब आप x की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करते तब मिलता है, ठीक है? फिर आपने यहाँ पे जो दो इक्वेशन मिली आपको, इक्वेशन 2 एंड 3, उसको ऐड किया है। किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। जैसा अभी प्लीज याद रखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको बेसिकली x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ये जो कोएफिशिएंट है उनके एडिशन आपको मिलेगा, ठीक है? ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट? प्लीज बता दीजिए, मैं चैट में भी चेक कर लेती हूँ किसी को डाउट है क्या। कर सकते हैं ना स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी आए तो? जब भी आपको क्या दिया है, कोई भी एक्सप्रेशन का, देखो यहाँ पे होल रेज टू उसका एक्सपांशन दिया था, बेसिकली 1 प्लस एक्स माइनस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर 6 का एक्सपांशन दिया था, और यहाँ पे A0 A1 A2 A3 A12 ये कोएफिशिएंट है, ठीक है? और यहाँ पे आपको कोएफिशिएंट का एडिशन की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेसिकली एक्स की कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको ये सब मिलेगा, ठीक है? किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट करें डिस्कस स्टूडेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थियरम ही कर रहे हैं, वैसे तो हम सारे क्वेश्चन में बाइनोमियल थियरम ही यूज कर रहे हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैंने लिखा है प्रूव दैट 64 डिवाइड दिस। एग्जाम में अगर ये सपोज आपका स्कूल एग्जाम में आ रहा है तो वहाँ पे प्रूव दैट आ सकता है, लेकिन जेई मेंस की बात की जाए स्टूडेंट, वहाँ पे आपको देखो ऐसा दे सकते हैं, जैसे सेम क्वेश्चन को ऐसा देंगे 9 का पावर 7 प्लस 7 का पावर 9, ठीक है, इज डिविजिबल बाय, ऑप्शन में आपको अलग अलग नंबर दे सकते हैं, जैसे 8 दे दिया, 15 दे दिया, 16, तो उसमें से एक सही रहेगा, ठीक है? लेकिन ये आएगा कैसे, कैसे चेक करोगे कि वो नंबर बेसिकली जो एक्सप्रेशन है कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है, वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो मैंने प्रूव दैट लिखा है, और यहाँ पे पता है प्रूव दैट 64 डिवाइड्स दिस। तो एक चीज तो आपको पता यहाँ पे चलेगा कि जो 64 है बेसिकली होता है 8 का स्क्वायर, ठीक है? यहाँ पे मैं 64 की जगह आपको 16 भी दे सकती थी, 8 भी दे सकती थी, ठीक है, क्वेश्चन में। तो अगर यहाँ पे 64 की जगह मैंने 8 दे दिया होता तो आप डायरेक्टली आपको एक आइडिया मिल जाता कि यहाँ पे 8 है तो 9 और 7 को 8 के टर्म में लिखना है, ठीक है? ऐसा कर सकते थे स्टूडेंट। ये वाली बात समझ में आई? अगर मैंने 8 की जगह यहाँ पे 16 भी दिया होता तो भी आप सोचते कि हाँ जो 16 है 8 का मल्टीपल होता है, तो एक काम करते हैं, अगर जो ये एक्सप्रेशन है उसको 8 के टर्म्स में लिख देते हैं, फिर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं। अगर वो एक्सप्रेशन आप पता है 8 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो आप भी यहाँ पे बोल सकते हैं कि वो जो आपको ये पूरा है ये 8 से डिवाइड हो रहा है। स्टूडेंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने का ट्राई कर रही हूँ? अभी ये जो है 9 का पावर 7 प्लस 7 का पावर 9, इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से सोल्व करेंगे, ठीक है? एंड वहां पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि उसके एक्सपांशन में जो टर्म्स आएगी ना, वो टर्म्स बेसिकली 64 से डिवाइड होने वाली है। इसके लिए आप बोल सकते हैं कि दिस नंबर 9 का पावर 7 प्लस 7 का पावर 9 इज डिविजिबल बाय 64, या ऐसा बोल सकते हैं 64 डिवाइड्स दिस एक्सप्रेशन। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैंने पर्टिकुलरली ऐसा लिया है, एग्जाम में कुछ ऐसा भी दे सकते हैं, जैसे 36 टाइम्स एन स्क्वायर प्लस रेंडमली मैं यहाँ पे ले रही हूँ एन, एंड यहाँ पे सपोज ये ऐसा भी दे सकते हैं, और फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि ये वाली चीज कोई नंबर से डिवाइड हो रही है, ऐसा वो बोल सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे तो मैंने प्रूव दैट लिया, तो डेफिनेटली ये 64 से डिवाइड होता है। चलो इसको हम सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, कैसे सोल्व करेंगे इसको, ये वाला इरेज कर देती हूँ। तो पहले तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, जो गिवन थिंग है, क्योंकि आपको पता है 64 है, ये हमने पहली चीज ऑब्जर्व करी कि 64 होता है 8 का स्क्वायर, ठीक है?
तो हम क्या कर सकते हैं कि जो 9 का पावर 7 है प्लस 7 का पावर 9 है, तो बेसिकली यहाँ पे इसके एक्सपांशन में कहीं पे 8 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू 8 प्लस 1 उसका पावर 7, एंड यहाँ पे 7 को आप 8 माइनस 1 उसका पावर 9 लिख सकते हैं ना स्टूडेंट ऐसा, क्योंकि ऐसा लिखने से फिर मैं बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकती हूँ। समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके स्टूडेंट, अभी बाइनोमियल थ्योरम का मैं कुछ टर्म लिख के दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे पहले वाला, ठीक है, आपके पास चॉइस है, आप चाहे तो 8 प्लस 1 इज सेम एज 1 प्लस 8 और उसका पावर 7 भी है, वैसे लिखना चाहे तो वैसे लिख दीजिए, क्योंकि हमने बार बार यूज किया। अदरवाइज जो नॉर्मल जैसे करते थे हम, जैसे बाइनोमियल स्टेटमेंट जो है बाइनोमियल थ्योरम का, वो डायरेक्टली यूज करना चाहे तो वैसे भी लिख के दिखा देती हूँ। ठीक है, तो 8 प्लस 1 होल रेज टू पावर 7 को आप ऐसा लिखेंगे 7c0 इंटू 8 का पावर आपके पास हो जाएगा 7। ठीक है, मैं ऐसा लिख सकती हूँ स्टूडेंट। नेक्स्ट टाइम आपके पास हो जाएगा 7c1 इंटू 8 का पावर कितना हो जाएगा 6। प्लीज बताइए, समझ में आ रहा है? मैंने वो 1 प्लस एक्स वाला यूज नहीं किया, आप चाहे तो वो भी यूज कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यह डायरेक्टली आपको पता है ये a प्लस बी होल रेज टू पावर n जैसा है, और आपको पता है कैसे लिखते हैं, nc0 इंटू ए टू द पावर, यहाँ पे कितना है n। ठीक है, वही चीज मैं यहाँ पे लिखने का ट्राई करूँ। नेक्स्ट टर्म क्या होगी स्टूडेंट हमारी, 7c2 8 का पावर 5 5। डॉट डॉट डॉट, मैं आपको दिखा देती हूँ। एंड यहाँ पे ओके ये हो गया। ओके यहाँ पे लिख के दिखा बाकी, ओके लास्ट के दो टर्म में लिख के दिखा रही हूँ स्टूडेंट। आपके पास 7c6 यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 8 का पावर 1। ठीक है, मतलब 8 आ जाएगा प्लस 7c7 मिलेगा 8 का पावर 0 इंटू 1 का पावर 7, मतलब ये मिलेगा। ठीक है, ये आपका क्या है, पहले ब्रैकेट में टर्म्स मैं आपको लिख के दिखाए ताकि आपको ऑब्जर्व करने में इजी हो। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट ब्रैकेट में मैं क्या करती हूँ, इसका एक्सपांशन लिखती हूँ। ये हो जाएगा 9c0 8 का पावर 9, देख लीजिए एक बार, उसके बाद माइनस साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस साइन है। सो 9c1 8 का पावर हो गया 8। ठीक है स्टूडेंट, फिर प्लस आएगा। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे करके मैं लास्ट के दो टर्म ही लिख के दिखा रही हूँ आपको। लास्ट के दो टर्म आपकी बात की जाए तो यहाँ पे मिलेगा 9c8, यहाँ पे मिलेगा 8 का पावर 1। ठीक है, और यहाँ पे -1 का पावर अगर 8 करेंगे तो प्लस साइन आएगा, तो यहाँ पे मैं प्लस दिखा देती हूँ। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा 9c9 8 का पावर 0 एंड -1 का पावर करेंगे आप कितना 9, तो यह इसलिए माइनस साइन आया। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, मैंने पूरा ठीक है कर सकते हैं ना स्टूडेंट। यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रही हूँ स्टूडेंट, क्योंकि हमें इसमें प्रूफ करना था कि 64 इसको डिवाइड करते हैं। अगर आप ध्यान देंगे पहले वाले ब्रैकेट में लास्ट की दो टर्म को छोड़ के, यहाँ पे देखिए मैं दिखा देती हूँ रेड पेन से, ये दोनों टर्म को छोड़ के, एंड यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट में ये वाले दोनों टर्म को छोड़ के सारे जितने भी टर्म्स है वहां पे आपको 8 का पावर 2 या उससे बड़ा ही दिख रहा है। देखिए पहले टर्म में 8 का पावर 7 है, ठीक है, यहाँ पे 8 का पावर 6 है, 8 का पावर 5 है। कोएफिशिएंट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि वो जो मिलने वाला है वो डेफिनेटली 64 का मल्टीपल है। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली चीज ऑब्जर्व करिए आपने। ये पहले ब्रैकेट में लास्ट की दो टर्म को छोड़ के एंड सेकंड ब्रैकेट में लास्ट की दो टर्म को छोड़ के आपको जो 8 के पावर मिल रहे बाकी टर्म्स में, वो या तो 2 से, देखिए यहाँ पे पहले वाले टर्म देख लीजिए सेकंड ब्रैकेट में 8 का पावर 9 आ रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये 64 से तो डिवाइड होगा, ये वाला भी 64 से डिवाइड होगा। स्टूडेंट समझ में आ रहा है बेसिकली क्या यस करना है? मैम। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं नेक्स्ट टर्म में क्या लिखना चाह रही हूँ, यहाँ पे एक सेकेंड, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे ये पूरे एक्सपांशन को लिखने की बजाय मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ऐसा लिखती हूँ। देखो नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि यहाँ पे तो मैं प्रूव कर रही हूँ, इसके लिए मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो दिस इज इक्वल टू 64 इंटू के कोई इंटीजर है, वो सोल्व करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे क्योंकि हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे और बाकी के जो दो दो टर्म बच रही थी पहले ब्रैकेट से और दूसरे ब्रैकेट से, वो मैं लिख के आपको दिखा रही हूँ। क्यों? क्योंकि उनको छोड़ के देखो, फर्स्ट ब्रैकेट के लास्ट दो टर्म को छोड़ के, सेकंड ब्रैकेट के लास्ट दो टर्म को छोड़ के बाकी जितनी भी टर्म्स थी वो सब मल्टीपल ऑफ 64 आ रहा था, क्योंकि 8 स्क्वायर तो सब जगह आपको दिख रहा था। ठीक है, क्योंकि 8 का पावर 7 को आप 8 स्क्वायर इंटू 8 टू द पावर 5 लिख सकते हो, ये आपको समझ में आया। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 64 मिलेगी फर्स्ट ब्रैकेट के लास्ट दो टर्म को छोड़ के एंड सेकंड ब्रैकेट के लास्ट दो टर्म को छोड़ के। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ऐसा लिख दिया 64 इंटू के, एंड जो दो दो टर्म बच रही थी उसको मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ।
यहाँ पे 7c6 इंटू 8, ये कितना आएगा स्टूडेंट? 7 इंटू 8 आएगा, 56 आएगा यहाँ पे। एक मिनट लिख, 7c6 इंटू 8 था यहाँ पे, फिर आपको पास था 7c7, ठीक है। और यहाँ की बात की जाए तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास ऐसा था प्लस 9c यहाँ पे 8 एंड यहाँ पे 8 था एंड यहाँ पे आपके पास 9c9, ठीक है। और यहाँ पे के कोई इंटीजर है, के बिलोंग्स टू इंटीजर। समझ में आया स्टूडेंट? मैंने पूरी चीज लिखने की बजाय सिर्फ के लिख दिया कि जो भी फर्स्ट ब्रैकेट के लास्ट दो टर्म को छोड़ के, सेकंड ब्रैकेट के लास्ट दो टर्म को छोड़ के जो भी कुछ मिलेगा वो 64 का मल्टीपल मिलेगा, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अभी ये जो बाकी के इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो गया 64 के। यहाँ से बात कीजिए स्टूडेंट, ये 7c6 सेम है 7c1, ये 7 हो गया इंटू 8, कितना हो गया? 7 8 56, यस मैम। एंड यहाँ पे 7c7 मतलब 1, एंड यहाँ पे स्टूडेंट 9c8 मतलब 9c8, 70। ये 72, वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि 9c8 इज सेम एज आपका 9c1 हो जाएगा, ये 9 इंटू 8 हो गया 72 एंड यहाँ पे 1, ये कैंसिल ये कैंसिल, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या मिला आपको? 64 के एंड यहाँ पे आई थिंक आपको 128 मिल रहा है। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूँ, 64 इंटू यहाँ पे कुछ ऐसा लिख सकते हो, बेसिकली ये हो गया 64 इंटू टी सम, ठीक है। आप लिख सकते हो टी इज के प्लस 2, और ये भी इंटीजर आएगा क्योंकि के इंटीजर है तो ये भी इंटीजर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो आपने लिखा था, क्या लिखा था? 9 का पावर 7 प्लस 7 का पावर 9 इज ए डिविजिबल, मतलब 64 का मल्टीपल हो गया तो डेफिनेटली 64 से डिवाइड हो रहा है वो। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? प्लीज बताइए। यस मैम। डिविजिबल बाय इज डिविजिबल बाय 64, या आप ऐसा लिख सकते हैं 64 डिवाइड 9 रेज टू पावर 7 प्लस 7 रेज टू पावर 9। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट? यहाँ पे तो मैंने प्रूव दैट करके दिखाया है, अदरवाइज एग्जाम में जेईई मेंस की बात की जाए तो आपको वो कुछ एक्सप्रेशन दे देंगे और ऑप्शन में देंगे कि कौन से नंबर से वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो आपको ऑब्जर्व करके देखना पड़ेगा, जो भी एक्सप्रेशन है वो आप कैसा लिख सकते हो। बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है तो आपको उधर ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो मैंने ऑब्जर्व कर लिया कि 9 और 7 को मैं 8 के टर्म्स में लिख सकती हूँ। जैसे आपको ऑप्शन मिलेंगे उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हो कि इनमें से कौन सा हो सकता है, ठीक है। प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं? यस मैम। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एक ही क्वेश्चन लिया था इस टाइप का, उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम में मैं एक रिमाइंडर का क्वेश्चन लेने वाली हूँ। एवरीवन, यहाँ पे रिमाइंडर का क्वेश्चन क्या होता है स्टूडेंट? आपको कुछ एक्सप्रेशन दे देंगे, बोलेंगे अगर मैंने इसको कोई नंबर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, तो उस टाइप का एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 7 रेज टू पावर 103 इज डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन है, ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट? तो अभी अब क्या करना है, बाइनोमियल थ्योरम ही अप्लाई करना है यहाँ पे। तो एक चीज तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो 7 रेज टू पावर 103 है, तो आप उसको ऐसा लिखने का ट्राई कीजिए, जो 7 रेज टू पावर 103, जैसे मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ आपको स्टूडेंट, 7 रेज टू पावर 103, ठीक है। या तो आप यहाँ पे 25 के टर्म्स में लिखना चाहे तो वैसा लिख लीजिए, या 25 के कोई मल्टीपल के आसपास, जैसे आपको पता है 25 का इंटू 25 इंटू 1 होता है 25, 25 टू कितना होता है 50, ठीक है स्टूडेंट, ये सबको पता है। और ये भी चीज आपको पता है कि 7 का स्क्वायर करते तो 49 आता है, ठीक है। तो आप चाहे तो आपकी मर्जी है, इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये है कि 7 का पावर जो 103 है, आप इसको ऐसा लिख सकते हो 7 इंटू, देखिए यहाँ पे 7 का स्क्वायर एंड यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको, एक सेकेंड, ऐसा, और इसका होल रेज टू पावर कितना हो जाएगा आपके पास 51, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं स्टूडेंट? आप पूछेंगे मैम ऐसा क्यों किया, रीजन ये है स्टूडेंट, मैंने आपको जैसे बताया क्योंकि आपको रिमाइंडर चेक करना है कि जब ये 7 का पावर 103 क्या है 25 से डिवाइड करे तो कितना रिमाइंडर आना चाहिए, ठीक है। ये हमें पता करना है। तो स्टूडेंट एक तो क्या है, आप चाहे तो 25 के टर्म्स में लिखना चाहे वैसे कर सकते हो, या मुझे पता है कि 7 का स्क्वायर होता है 49, और आपको पता है 49 को 50 माइनस 1 लिख सकते हैं क्योंकि 50 आपको पता है मल्टीपल ऑफ 25, तो ऐसा आप रिलेट कर सकते हो। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? जो भी आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, अगर
वो आपको पता है 50 इंटू समथिंग है, तो डेफिनेटली 25 से भी डिवाइड हो जाएगा। एग्री करेंगे आप? प्लीज बता दीजिए। Yes, ma'am. तो Yes, ये ma'am. चीज हमें ऑब्जर्व करनी है। तो यहाँ से मैंने इसको ऐसा लिखा स्टूडेंट, एंड यहाँ से मैं इसको 7 इंटू, एंड ये हो गया 49, मैं इसको ऐसा लिख रही हूँ। अभी बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हो इधर वाली चीज पे, कर सकते हैं ना स्टूडेंट? तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा टर्म लिख के दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे 7 लिखा, और ये ब्रैकेट की बात की जाए स्टूडेंट, ये हो गया 51 C0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 का पावर 51, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म में माइनस साइन आएगा स्टूडेंट आपके पास 51 C1, एंड यहाँ पे 50 का पावर 50। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। मैं थोड़ा ही टर्म लिखने वाली हूँ, बाकी का मैं आपको डॉट डॉट करके दिखाने वाली हूँ, ठीक है। फिर प्लस डॉट 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 यहाँ पे दिखाने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट लास्ट दो टर्म लिख के दिखा देती हूँ मैं। लास्ट दो टर्म यहाँ पे अगर आपके पास होगा 51, यहाँ पे C50 लेने वाली, और यहाँ पे हो जाएगा 50 का पावर 1, ठीक है। एंड यहाँ पे -1 का पावर 50 करेंगे तो प्लस साइन आएगा, तो यहाँ पे प्लस साइन लगा देती हूँ। किसी को डाउट है ये कैसे लिखा, प्लीज पूछ लीजिए। 51 C50, एंड 50 का पावर कितना हो गया स्टूडेंट 1 हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे -1 का पावर कितना हो जाएगा 50, ये वाला। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ किसी ने हैंड रेस तो नहीं किया है। ओके, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। लास्ट टर्म की बात की जाए स्टूडेंट, वहां पे आपको मिलेगा -51, यहाँ पे C51, एंड यहाँ पे 50 का पावर 0 करेंगे मतलब वो 1 हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो -1 का पावर कितना होता है 51, उसी से मैंने ये साइन माइनस लगाया है, ठीक है। एक काम करती हूँ, मैं इसको अच्छे से लिखती हूँ। तो बेसिकली हमें ये मिलने वाला है। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। मैं सारी टर्म लिख के नहीं दिखानी है, आप चाहे तो स्टार्टिंग की 2 लिख दीजिए, लास्ट की 2 टर्म लिख दीजिए, बीच में प्लस ऐसा डॉट 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 करके लिख सकते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी स्टूडेंट सबको। Yes, ma'am. ऑब्जर्व कीजिए, सिर्फ लास्ट टर्म को छोड़ के बाकी जितनी टर्म है ये ब्रैकेट के अंदर सब 50 से डिवाइड होने वाली है। देख लीजिए, पहली टर्म में देखो 50 रेज टू पावर 51 आ रहा है। सेकेंड टर्म में ये मैं कोएफिशिएंट नहीं देख रही, सिर्फ बता रही हूँ 50 का पावर 50 दिख रहा है। वैसे सेकेंड लास्ट टर्म में आपको 50 दिख रहा है, और कोएफिशिएंट की बात करें तो 51 C50 ऐसा दिख रहा है। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि सिर्फ लास्ट टर्म को छोड़ के बाकी जितने भी टर्म है वो 50 का मल्टीपल रहेगा। एग्री करेंगे आप लोग? एवरीवन चेक कर लीजिए। देखो यहाँ पे मैं रेड पेन से दिखा देती हूँ, ये वाला देखिए, यहाँ पे भी 50 का टर्म है, मतलब स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक जितनी भी टर्म रहेगी वो सब 50 से डिवाइड हो जाएगी। बताइए एवरीवन। मैम ये जो सेकंड टर्म है यहाँ पे माइनस ही होगा। इधर ये यहाँ पे माइनस क्यों आया, इसका रीजन क्या है? यहाँ पे 51 C51 आया आपके पास, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होगा, जो ये जो वाला देखो यहाँ पे कंपेयर कीजिए, ए की वैल्यू 50 है, बी की वैल्यू कितनी स्टूडेंट -1, ठीक है। तो -1 का पावर अगर आप 51 करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि 51 क्या ओड नंबर है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे माइनस साइन आया। ओके मैम। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए एक बार, क्या हो रहा है, सिर्फ लास्ट टर्म को छोड़ के बाकी जितनी भी टर्म है ये ब्रैकेट के अंदर वो सब 50 के मल्टीपल है। देख लीजिए, क्योंकि आपको सारी टर्म में सिर्फ लास्ट टर्म को छोड़ के 50 का पावर समथिंग दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं एवरीवन? एक बार देख लीजिए। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे देख रहे हैं, पहली टर्म की बात की जाए क्या है 51 C0, 50 का पावर 51, ठीक है। तो 50 का मल्टीपल हो गया ये वाली टर्म। दूसरी वाली टर्म देख लीजिए, -51 C1, 50 का पावर 50, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई? एंड वैसे ओके, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ आपको नेक्स्ट टर्म में दिखाती हूँ। बेसिकली मैं चाहूँ तो यहाँ पे स्टूडेंट आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि ये 7 मल्टीप्लाइड बाय दिस ब्रैकेट में, सिर्फ ये ब्रैकेट के अंदर जो लास्ट टर्म है उसको छोड़ के बाकी जितने भी टर्म है वो आपका 50 के मल्टीपल आने वाले हैं। मतलब ऐसा मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 50 इंटू सम के, ठीक है। और लास्ट टर्म आप कैसा लिखेंगे 7 इंटू, आपको क्या मिल रहा था यहाँ पे 51 C51 ऐसा मिल रहा था। स्टूडेंट ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? मैंने क्या किया है, ये वाला जो 7 है इसके साथ सेपरेट कर दिया, बाकी जो टर्म है उसको मैंने के से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि के यहाँ पे कोई इंटीजर आपको वैल्यू मिलेगी। एंड जो ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक टर्म को छोड़ के बाकी सब टर्म में देख लीजिए, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, मैं दूसरा कलर यूज करती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 50 टर्म दिख रही है स्टूडेंट आपको, 51 C50 इंटू 50, ठीक है।
उससे पहले वाली जो टर्म आती है वहां पे 50 का पावर 2 होता कि नहीं, एग्री कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली a माइनस बी वाला फॉर्म हो गया है, ठीक है। तो a का पावर कहाँ से डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, पहले यहाँ पे 50 का पावर 51 था, फिर 50 का पावर 50 आया, फिर 50 का पावर 49 आया, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ये वाली टर्म जो सेकंड लास्ट टर्म में 50 का पावर 1 हो गया, ठीक है। एंड लास्ट टर्म में 50 का पावर 0 हुआ है। सब लोग एग्री करेंगे कि नहीं? इसका मतलब क्या है, सिर्फ लास्ट टर्म को छोड़ के बाकी जितने भी टर्म है वो सब आपका 50 के डिवाइड होने वाले, मतलब 50 का मल्टीपल हो गया। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिख के दिखाया है, मैंने लिख दिया दिस इज इक्वल टू 50 इंटू के, वो 7 को भी इसके में इंक्लूड कर दिया मैंने। फिर क्या किया, जो लास्ट टर्म बाकी थी उसको 7 इंटू 51 सी 51 लिखा है यहाँ पे। एंड आप चाहे तो यहाँ से इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तो दिस इज इक्वल टू 50 के, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 इंटू 51 सी 51 कितना आएगा स्टूडेंट बताइए, ये 1 आ रहा है, 51 सी 51 1 आ जाएगा। तो बेसिकली आप क्या बोल रहे हैं, आपको मिल रहा है 50 के माइनस 7। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। नहीं समझ में आया कोई बताइए यहाँ पे चैट सेक्शन में स्टूडेंट। मैंने पूरा सोल्व करके नहीं दिखाया, मैंने क्यों नहीं दिखाया पूरा सोल्व करके, क्योंकि हमारा एम क्या है कि हमें रिमाइंडर फाइंड करना, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि ये ब्रैकेट के अंदर जो हमने एक्सपांशन लिखे, जो भी टर्म्स लिखे, सिर्फ लास्ट टर्म को छोड़ के बाकी सब टर्म में 50 तो दिखेगा ही आपको, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि ओके, इसको अच्छे से लिखती हूँ मैं। यहाँ पे 7 लिखा स्टूडेंट, तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, यहाँ पे ये 7 और ये इधर तक की टर्म बेसिकली आपका 50 का मल्टीपल हो गया, ठीक है। तो ये वाली जो लास्ट वाली टर्म को मैंने 7 से मल्टीप्लाई करके सेपरेटली क्यों लिखा है, क्योंकि ये वाली टर्म में कहीं पे 50 नहीं था। समझ में आया स्टूडेंट, प्लीज बताइए, ठीक है। तो अभी इसको हम स्टूडेंट नेक्स्ट टर्म में हमने ऐसा लिखा। अभी क्या हो रहा है, क्योंकि 50 इंटू के ये 50 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 50 से डिवाइड हो रहा है तो 25 से तो ऑटोमेटिकली डिवाइड होगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या बताना था, हमें रिमाइंडर बताना था, जब ये वाला पूरा चीज आप किससे किससे डिवाइड कर रहे हो, 25 से, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको मिल रहा है, देखो ये -7 मिल रहा है। तो बेसिकली अभी आपको करना क्या है, रिमाइंडर आपको पता है 0 से लेके, और यहाँ पे डिवाइजर कितना है आपका 25। तो रिमाइंडर की बात की जाए स्टूडेंट, आपका 0 से लेके 24 तक आएगा, ठीक है। एग्री करेंगे कि नहीं सब लोग, क्योंकि जो रिमाइंडर है डिवाइजर से छोटा रहता है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगी, क्योंकि रिमाइंडर पॉजिटिव होता है, तो ये वाला जो -7 है, तो मैं इसको ऐसा नंबर बनाऊंगी ताकि वो क्या है आपका 25 का मल्टीपल हो जाए। मतलब यहाँ पे कुछ एड एंड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है स्टूडेंट, कुछ एड एंड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको। एंड जो आप एड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे वो डेफिनेटली 0 और इसके बीच में होना चाहिए, 0 एंड 24 तक होना चाहिए, 25 नहीं आएगा, क्योंकि रिमाइंडर की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मैं 18, एक सेकेंड यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको। आप पूछेंगे मैम 18 ही क्यों किया मैंने, यहाँ पे देखिए मैंने एक सेकेंड, ओके ये वाला कलर यूज करती हूँ स्टूडेंट। मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ कि नहीं, एक नेक्स्ट स्टेप में लिख के दिखाती हूँ, एक मिनट, इसको ऐसा ही रहने देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं 50 के -7 -18 +18, ऐसा लिख सकती हूँ कि नहीं स्टूडेंट, प्लीज बताइए। आप बोलेंगे मैम क्यों लिखा, रीजन ये है क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या बोला है स्टूडेंट, आप ये जो गिवन थिंग है 7 का पावर 103, इसको 25 से डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। 25 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आता है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे ऐसा नंबर एड एंड सब्ट्रैक्ट किया बेसिकली, जो नंबर 0 और 24 के बीच में हो, मतलब 24 भी इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। बट जो यहाँ पे मिलेगा वो बेसिकली आपका मल्टीपल ऑफ 25 चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे 18 एड एंड सब्ट्रैक्ट किया तो आपको पता है -7 -18 25 हो गया, -25, ठीक है। देखिए यहाँ पे 50 के -25 और यहाँ पे +18, एग्री करेंगे कि नहीं प्लीज बताइए, किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए। स्टूडेंट रिमाइंडर का मतलब समझ में, -18 और +18 कैंसिल नहीं हो जाएंगे? हाँ कैंसिल तो हो जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा था, देखो हमें ये वाला मिला था, मैं रेड पेन से दिखा देती हूँ, ये चीज मिला था, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता है कि पहली वाली टर्म तो 50 से डिवाइड हो रही है, मतलब 50 इंटू के था तो मतलब 50 से तो डिवाइड हो ही रही है, ठीक है। तो यहाँ से आप बता था कि वो 25 से भी डिवाइड हो रही है कम्प्लीटली, तो यहाँ पे -7 आ रहा था ना, और रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई आपको, रिमाइंडर Yes. नेगेटिव नहीं हो सकता। इसके लिए मुझे क्या करना था, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव नंबर दिखाना है। वो कैसे मिलेगा, आपने कुछ एड एंड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा।
ठीक है, जो रिमाइंडर आपका आएगा ये ध्यान में रखना है कि वो डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। ठीक है, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे ये जो -7 था उसमें मैंने स्पेशली यहाँ पे 18 एड एंड सब्ट्रैक्ट इसलिए किया क्योंकि अगर मैं 18 ऐड करती हूँ या सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो बेसिकली ये दो टर्म कंबाइन करके आपका 25 का मल्टीपल हो गया। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? क्योंकि आप 25 डिवाइड करने वाले टोटल जो नंबर आपको दिया था क्वेश्चन में उसको, मतलब टोटल एक्सप्रेशन को आपको 25 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर मिलेगा ये क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, उसको मैंने दिखाया स्टूडेंट। यहाँ से अगर बात की जाए स्टूडेंट, ये जो स्टार्टिंग के दो टर्म है, एक सेकेंड, ये वाली, ये जो है बेसिकली आपका क्या है 25 का मल्टीपल मिलेगा। मैं इसको कुछ टी बोल देती हूँ। ठीक है, 25 इंटू टी एंड यहाँ पे +18 करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे टी इज सम इंटीजर। किसी को डाउट है, पूरा लिखना चाहे तो आप बोलेंगे मैम मैंने 25 कॉमन लिया, ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको चाहिए तो मैं वो भी लिख के दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि मेन चीज तो हमें यही पूछा है कि 25 से डिवाइड करने पे आपको, देखो इसको 25 ले लिया आपने, इधर क्या मिलेगा आपको 2 के मिलेगा, यहाँ पे -1। ठीक है, +18। अभी एग्री करेंगे सब लोग? अभी मैं क्या करती हूँ 2 के -1 को कोई टी बोलती हूँ क्योंकि ये भी इंटीजर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में दिखा देती हूँ स्टूडेंट आपको, दिस इज इक्वल टू 25 इंटू टी +18। ठीक है, आपने टी क्या है, आपने क्या लिया के -2, ये कोई इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात की जाए तो आप बोल रहे हैं क्या लिया था हमने, 7 का पावर 103 लिया था, दैट इज इक्वल टू 25 टी +18। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर यहाँ पे जो क्या मिल रहा है स्टूडेंट, 25 इंटू 2, मतलब ये चीज तो आपको पता है 25 से डिवाइड होगी लेकिन +18 भी है। मतलब 7 का पावर 103 को अगर आप किससे 25 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको, 18। स्टूडेंट समझ में आया? नहीं आए मैं वापस से बताती हूँ। कुछ नंबर को देखो, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते, जैसे यहाँ पे मैंने 5 ले लिया, यहाँ पे 2। ठीक है, तो आप कैसा लिखते हो, यहाँ पे 2 2 जा 4 लिखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपने 5 को ऐसा लिखेंगे ना, 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर, ऐसा ही लिख रहे हो ना? समझ में आ रहा है? मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि आपने 5 को 2 से डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर मिलेगा, आप मुझे 1 बताएंगे। वैसे ही यहाँ पे मैंने लिखा है 7 का पावर 103 इज इक्वल टू 25 टी +18। ठीक है, मतलब ये क्या है, आपका रिमाइंडर है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? प्लीज बताइए, डिवाइजर यहाँ पे 25 है। किसी को डाउट है तो प्लीज बोलिए, अदरवाइज यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर व्हेन 7 raised to power 103 is divided by 25, we will get remainder. Okay, we will, एक सेकेंड, 18 एज रिमाइंडर, ऐसा लिख सकते हैं। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं स्टूडेंट? जब भी आपको रिमाइंडर का क्वेश्चन रहेगा या आपको बात करनी है, कुछ एक्सप्रेशन डिवाइड होता है कोई नंबर से, तो बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी चीज आपको गिवन है एक्सप्रेशन, उसको चेक कीजिए आप कैसा लिख सकते हो। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, क्योंकि हमें दिया था 7 का पावर 103 ये एक्सप्रेशन दिया था और आपको इसको 25 से डिवाइड करना था। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट चाहे तो बोलेंगे कि मैम, क्योंकि मैंने क्या सोचा, क्योंकि 7 का स्क्वायर सबको पता है 49 है। ठीक है, 49 को 50 -1 कर सकते हो आप। ठीक है, तो अगर आपका जो 50 इंटू समथिंग मिलेगा प्लस समथिंग, तो देखो यहाँ पे पिछले वाले की बात की जाए, हमें ऐसा मिला था 50 के -7। ठीक है, तो आपको पता था कि अगर आप इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो -7 बच रहा है, लेकिन -7 रिमाइंडर नहीं हो सकता है स्टूडेंट। इसके लिए हमने क्या किया, रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाया, क्योंकि रिमाइंडर आपका 0 से लेके डिवाइडर से छोटा आता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने कुछ नंबर एड एंड सब्ट्रैक्ट करके ऐसा हमें मिला। तो यहाँ से हमें ये पता चला है कि रिमाइंडर इज 18 व्हेन जब 7 का पावर 103 को आप 25 से डिवाइड करते हो तो। ठीक है, प्लीज बताइए, कुछ डाउट है तो। एक सेकेंड, नो मैम। यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया ना, यहाँ पे 2 के -1 आना चाहिए, यहाँ पे मैंने कुछ अलग लिखा है, किसी ने बताया भी नहीं। 2 के -1 ये आएगा हमारे पास, t इज इक्वल टू 2 के -1। ठीक है स्टूडेंट, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप ट्राई कीजिए जो भी एक्सप्रेशन है उसको उसके पावर में, जो या नोन चीज है वो ऐसा ट्राई कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता था 7 का स्क्वायर पता था, उसको हम 50 के टर्म्स में लिख सकते थे और यहाँ पे डिवाइजर 25 था, और आपको पता था कि
50 25 का मल्टीपल है। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि नहीं? किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। व्हेन 7 का पावर 103 इज डिवाइडेड बाय 25 वी विल गेट 18 एज रिमाइंडर। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट? यस मैम। स्टूडेंट थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। अच्छा स्टूडेंट, अभी आपके लिए मैंने यहाँ पे, अच्छा अभी टाइम है क्या, आज कंटिन्यू करें कि कल करें? स्टूडेंट प्लीज बताइए। एक हमारा मैम जो कल करते हैं। कल करते हैं पक्का? यस मैम, आज लोहड़ी भी सेलिब्रेट करनी है हमें। ओके चलो ठीक है, तो आज के लिए इधर ही कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट। कल हम न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बहुत इजी है। ठीक है, तो कल कंटिन्यू करते हैं। अगर किसी को अभी तक जो भी हमने सीखा उसमें कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज कल हम कंटिन्यू करते हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके मैम। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ। एंड अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। एक सेकेंड।